हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। ये क्वेश्चन था कि कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्टार्ट्स डीएक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and our aim is to first determine the time at which the particle becomes stationary, then find the distance traveled in the second and then find the distance traveled in the third second। ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, दैट इज डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी। अब ये बहुत इजी है सॉल्व करना, क्योंकि आपको गिवन है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है क्वेश्चन में, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन जो गिवन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक्सेलरेशन गिवन है, रादर वो डी एक्सेलरेशन गिवन है, रिटार्डेशन गिवन है। तो अब हम लोग क्या यूज कर लेंगे, यूटिलाइजिंग v is equal to u plus at, और क्योंकि वो रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो एक्सेलरेशन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, एंड v को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा पार्टिकल कब स्टॉप हो रही है, तो जीरो इज इक्वल टू u प्लस माइनस a इंटू टी। ओके, तो अब u की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, +5, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, तो यहाँ पे +5 लिखोगे, एंड माइनस a की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, -2। तो यानी कि 5 माइनस 2t, 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 2t हो गया, तो यानी कि -5 इज इक्वल टू -2t एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड्स। ठीक है, तो यहां से हमारी जो t आ रही है इट इज सिंपली 2.5 सेकंड्स। हम लोगों ने सिंपली v इक्वल टू u प्लस at यहां पे यूटिलाइज कर लिया और हमें टाइम जो है वो पता चल गई, टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकंड्स, यानी कि t इक्वल टू 2.5 सेकंड्स पे पार्टिकल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है ना, दिस इज एज सिंपल एज दिस। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेकंड सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए, क्योंकि पार्टिकल 2.5 सेकंड्स पे रुक रहा है तो आप सेकंड के डिस्टेंस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा, Sn इक्वल टू पार्ट बी के लिए u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है ना, तो Sn इक्वल टू u की जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा, सिंपली +5 लिखिएगा। ठीक है ना, प्लस a/2 यानी कि -2/2, यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेगा, -2, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है वो, ठीक है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इनटू 2n माइनस 1 यानी 2 इंटू 2 माइनस 1। तो यहां से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू लिखोगे आप लोग 5 प्लस, अब ये क्या लिखा हुआ माइनस, अंदर पहले क्या लिखा हुआ 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और 3 और बाहर यहाँ पे -2/2 -1 लिखा हुआ है, यानी 5 माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि -1 इंटू +3 तो -3 हो जाएगा ये, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेकंड। अब अगर वो बोले व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द थर्ड सेकंड, ठीक है ना, तो थर्ड सेकंड में अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि थर्ड सेकंड में पार्टिकल अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दे रही है। देखिए, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पहुंची, दिस इज t इक्वल टू 0, दिस इज t इक्वल टू 1 सेकंड, पार्टिकल यहां पहुंच गई है, देन दिस इज t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड, इसको बोल सकते हैं सेकंड, t इक्वल टू 2, और उसके बाद ये मान लीजिए t इक्वल टू 3 सेकंड्स है। अब एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो थर्ड सेकंड है आपकी, थर्ड सेकंड में पार्टिकल कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में नहीं गई है। थर्ड सेकंड में क्या हुआ है, मान लीजिए अगर x एक्सिस में बनाओ, यहाँ पे x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस अगर मैं बनाऊं तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक आगे गई, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक भी आगे गई, हालांकि उतनी आगे नहीं जाएगी जितनी पहले सेकंड में जाएगी, क्योंकि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, फिर डी एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी कम होने लगेगी, तो सेकंड में उससे कम दूरी जाएगी, थर्ड सेकंड में वो जा करके और फिर लौट ही आएगी। ये समझ रहे हो आप लोग, तो यानी कि डिस्टेंस हम इसकी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड्स तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे 2.5 सेकंड से लेकर के t इक्वल टू 3 सेकंड्स तक,
और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। समझ रहे हो आप लोग? t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 2.5 सेकंड्स तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर t इक्वल टू 2.5 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड्स तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों ही डिस्टेंसेस को हम लोग ऐड अप कर देंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 2.5 तक सेकंड्स तक की डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इट इज अगेन वेरी इजी। ठीक है ना, आप यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर, मतलब कि यहाँ पे बहुत सिंपली आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे आप इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at से। ठीक है ना, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 प्लस एक्सेलरेशन माइनस 2 इनटू टाइम कितना है 2 सेकंड्स है, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे जो वेलोसिटी है, अब 2 से 2.5 सेकंड्स तक की जो जर्नी है, जर्नी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकंड्स टू जर्नी अप टिल 2.5 सेकंड्स, यहां तक के लिए इस पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए फ्रॉम 2 सेकंड्स टू 2.5 सेकंड्स द वेलोसिटी एट 2 सेकंड विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गई इस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 0 हो गई। तो अब आप लोग क्या यूज कर लोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग यूज कर लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब v क्या हो जाएगी 0, तो 0 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 है। ठीक है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और यहाँ पे क्या लिखोगे a की जगह पे -2 इंटू s। ठीक है, तो 1 स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, और उधर क्या लिखा हुआ है आपके पास -4 इंटू s। ठीक है, -1 इज इक्वल टू -4 इंटू s, ये कट गया, तो यहां से s की वैल्यू आ गई 1/4। आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है ना, तो वहां पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जब रखते तो उस केस में लिखते s इज इक्वल टू u की जगह पे यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड्स की जो वेलोसिटी है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द जर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग, और इस पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए यहाँ वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ वाली फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है 2.5 सेकंड्स पे, और इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे 1 मीटर पर सेकंड है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जब आप लोग यूज करते हैं तो s इज इक्वल टू 1 इंटू t प्लस हाफ इंटू a की जगह पे -2 इंटू t स्क्वायर की जगह पे 0.5 स्क्वायर, वापस आपका वही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम डिटरमाइन करते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2.5 से लेकर के 3 सेकंड्स तक। तो वापस हम वही यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज कर लेते हैं से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल फ्रॉम 2.5 टू 3 के लिए, फ्रॉम 2.5 टू 3 के लिए हम यूज कर लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए इनिशियल टाइम 2.5 है और फाइनल टाइम 3 सेकंड्स है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी फिलहाल पता नहीं, तो हम वेलोसिटी वाले में जा ही नहीं रहे, हम यूज कर ले s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में लिखोगे s इज इक्वल टू 0 इंटू t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे तो उसको हटा ही दो, हाफ इंटू a, और a के लिए आप लोग क्या लिखोगे, तो a के लिए लिखोगे आप लोग -2, ठीक है ना, और इंटू t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, किसका स्क्वायर लिखोगे आप लोग, तो लिखोगे आप लोग 0.5 का स्क्वायर, जो टाइम है 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो s इज इक्वल टू -1/4। तो डिस्प्लेसमेंट -1/4 आना भी चाहिए था, पहले अगर +1/4 है 2 से 2.5 में, तो 2.5 से 3 में कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे फ्रॉम 2 टू 3 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 टू 3 सेकंड्स, तो इट इज इक्वल टू 0। 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड्स तक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल जितना आगे जाएगा 2 से 2.5 में, 2.5 से 3 पे उतना ही पीछे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ये क्लियर है आपको? लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकंड्स, जो डिस्टेंस कवर हुई है
तो इट इज 1/4 एंड प्लस 1/4, क्योंकि डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो ये 1/4 होगी, वो स्केलर क्वांटिटी, और ये भी 1/4, तो इट इज 1/4 प्लस 1/4, सो इट इज इक्वल टू 1/2 मीटर्स। बाकी किसी भी इंटरवल के लिए जहां पे पार्टिकल अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहा है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हर इंटरवल के लिए जहां पे पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। जैसे अगर वो आपसे पूछता है t इक्वल टू 2 सेकंड में, मतलब इन द सेकंड, अगर वो सेकंड के लिए पूछे तो सेकंड में जो डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है ना। अगर सेकंड की बात करें तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर वो थर्ड सेकंड की बात करेगा तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि थर्ड सेकंड में एट एग्जैक्टली 2.5 सेकंड्स, थर्ड सेकंड कहां से कहां तक कहलाती है? 2 सेकंड से 3 सेकंड वाली इंटरवल जो है वो थर्ड सेकंड कहलाती है। तो एग्जैक्टली 2.5 सेकंड्स में हमारा पार्टिकल घूम गया है, तो इसीलिए थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगी। थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 मीटर्स। 1/4 आगे जाएगी 2 से 2.5 तक, और फिर 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक 1/4 पीछे आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस इज 1/2 मीटर्स, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो एक बार और वीडियो को देख लेना इस पार्ट को, और होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस भी दे देता है, डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है, अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो फिर ये फॉर्मूला केवल और केवल आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड के लिए आपको ऐसे पार्ट वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर ये जो दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं बोर्ड पर, जिनको अभी मैं समझा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। जिनमें जो पहला स्टेटमेंट है ये कहलाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर्स, और जो दूसरा स्टेटमेंट है आपके सामने लिखा हुआ ये कहलाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आप समझना कि एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसका देखिए वैसे तो क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर लिखूंगा मैं। अब जब मैं s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर लिख रहा हूं, और अगर a की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो इस केस में s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s प्रोपोर्शनल टू, या s इक्वल टू kt स्क्वायर लिख सकते हो, जहां हाफ a की जगह पे हम लोगों ने k लिख दिया, हाफ तो जब से आप पैदा हुए तब से कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो तो वेरिएबल हो नहीं सकता। और अगर मान लीजिए a भी कांस्टेंट हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, तो s इक्वल टू kt स्क्वायर, और k को हटाओगे तो s प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है तब, और इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई जर्नी है जो ऐसे बटी हुई है, दिस इज फर्स्ट ड्यूरेशन, दिस इज सेकंड ड्यूरेशन, दिस इज थर्ड ड्यूरेशन, और ये इक्वल ड्यूरेशंस हैं। मान लीजिए ये 5 सेकंड का है, फिर ये भी 5 सेकंड का है, और फिर ये भी 5 सेकंड का है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि दिस इज 0, दिस इज 5 सेकंड्स, देन दिस इज 10 सेकंड, दिस इज 15 सेकंड एंड सो ऑन। या तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 0, दिस इज t, दिस इज 2t, दिस इज 3t, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जो भी हो, लेकिन हमारा जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करके और ऐसे ड्यूरेशंस में चलना स्टार्ट करता है और पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्योंकि s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगी, तो पहले वाले में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? t स्क्वायर। दूसरे वाले तक टाइम आपका 2t हो गया है, तो 2t का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरे वाले में 3t का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? वो 9t स्क्वायर होगा। तो जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड अप टिल फर्स्ट पार्ट टू अप टिल सेकंड पार्ट टू अप टिल थर्ड पार्ट, वो किस रेशियो में आ जाएगा? तो 1:4:9 में हो जाएगा, क्योंकि पहले के लिए t स्क्वायर, दूसरे के लिए 4t स्क्वायर, और तीसरे के लिए 9t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस रेशियो में आ जाएगा? 1:4:9। So remember, if a particle starts from rest and it has uniform acceleration, then the ratio of distances traveled by the particle up till first interval
to up till second interval to up till third interval is in the ratio 1:4:9। ये ध्यान देना, up till की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक, फिर यहीं से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये किस रेशियो में आएगा? 1:4:9। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है? अब समझना आप लोग, वही वाली चीज देखिए यहां पे लिखी है मैंने कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहली कंडीशन के रेस्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होकर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकंड्स इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, जैसा भी मैंने समझाया। So we can say that the ratio of distances covered up till first, up till second and up till third successive durations is in the ratio 1:4:9। मतलब कि अगर पहले ड्यूरेशन में उसने 5 मीटर कवर किया तो दूसरे ड्यूरेशन तक वो कितना कवर करेगा? 20 मीटर, और तीसरे ड्यूरेशन तक कितना कवर करेगा? 45 मीटर्स कवर करेगा। ये क्लियर है आपको? अब आप देख सकते हो कि हमें एक और लॉ पता है, एक और स्टेटमेंट कि एसेंथ जो होती है, एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, पर u 0 है तो a/2 इंटू 2n-1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंटू a लिखा है तो 1/2 तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टू 2n-1 हो जाएगा, जहां वो nth सेकंड की बात करेगा, ठीक है ना? जैसे कि nth सेकंड मतलब कि ये वाला हमारा कौन सा टाइम कहलाएगा? दिस इज से 0 से 1 वाला ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, और ये थर्ड सेकंड है। तो थर्ड सेकंड के लिए 3 लिखोगे। मान लो कि पहले वाले के लिए 1 लिखोगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1-1, तो यानी कि 1 हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड, तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? 2 इंटू 2-1, यानी कि कितना हो जाएगा? 3। ये थर्ड सेकंड है, 2 इंटू 3-1, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इवन अदरवाइज आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि इसमें वो 1x कवर किया है इसने, तो इसमें कवर करेगा 3x और इसमें कवर करेगा 5x, ठीक है ना? अब इसमें अगर उसने 1x कवर किया था तो यहां से यहां तक वो टोटल कवर करेगा 4x, और यहां से यहां तक टोटल कवर करेगा 9x कवर करेगा। तो आप समझिए कि उससे भी इसको आप देख सकते हो, क्योंकि यहां से यहां तक उसने 1x कवर किया था और यहां से यहां तक उसने 4x कवर किया था, तो यहां से यहां तक वो 4x माइनस 1x कितना कवर करेगा? 3x कवर करेगा। फिर यहां से यहां तक टोटल उसने 9x कवर किया था, और यहां से यहां तक टोटल उसने 4x कवर किया था, तो यहां से यहां तक वो 9x माइनस 4x दैट इज 5x कवर करेगा। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है? जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो उन पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए है, इसमें इन की बात होगी, और जबकि हम लोग पहले वाले में बात करें तो अप टिल की बात होगी। तो ये पहला वाला गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर कहलाता है, और दूसरा वाला जो है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कहलाता है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है? गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, जो nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड होती है, इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1, that is SNth is proportional to 2n-1, so we can say that the ratio of distances covered in first second to in second to in third second is equal to 1:3:5। ratio of distances covered in first second में जितना कवर करेगी या first part of time में, to in second part of time में, to in third part of time में, तो वो कितना हो जाएगा? 1:3:5 ये जो रेशियो होगा। मतलब ये इन की बात हो रही है, पहले वाले में अगर 1 है तो दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 5 है। जबकि पहला लॉ था वो इन की बात नहीं करता, अप टिल की बात कर रहा था। पहले वाले तक अगर 1 है तो दूसरे वाले तक, 0 से दूसरे वाले तक 4 होगा, और 0 से तीसरे वाले तक क्या हो जाएगा? 9, और वो आगे ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है? तो इसीलिए पहला क्या कहलाता है? गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर्स, और दूसरा क्या कहलाता है? गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये हर उस जगह पे वैलिड होते हैं जहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। जैसे कोई पार्टिकल है, मान लीजिए अगर आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप भी कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मान लीजिए इसका फर्स्ट सेकंड लिखिए, या फर्स्ट 5 सेकंड, देन नेक्स्ट 5 सेकंड, देन नेक्स्ट 5 सेकंड लिख सकते हो, या फर्स्ट सेकंड लिख सकते हो, सेकंड सेकंड लिख सकते हो, थर्ड सेकंड लिख सकते हो। तो अप टिल की बात करोगे तो अप टिल फर्स्ट सेकंड, अप टिल सेकंड सेकंड, अप टिल थर्ड सेकंड, जो रेशियो होगी वो कितनी होगी? कितने डिस्टेंस को कवर करेगा? किस रेशियो में? देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना करेगा? हाफ gt स्क्वायर,
तो हाफ इंटू जी, जी की जगह पे क्या लिखोगे 10 इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो पहले वाले में 5 कवर करेगा, दूसरे वाले तक फिर 20 कवर करेगा, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, और तीसरे वाले तक क्योंकि 1:4:9 में होगा तो तीसरे वाले तक 45 कवर करेगा। जबकि ये हमारा गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर कहलाता है, जबकि अगर हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर देखें तो पहले वाले तक अगर वो 5 कवर कर रहा है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में कितना कवर करेगा, अब वो दूसरे वाले तक की ही बात कर रहा, तो 15 कवर करेगा क्योंकि ये रेशियो 1:3:5 होना चाहिए, और तीसरे वाले में कितना कवर करेगा तो 25 कवर करेगा वो। ये क्लियर है? तो इधर जो मैंने लिखा है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है कि पहले वाले में अगर उसने 5 कवर किया तो दूसरे वाले में उसके 3 टाइम्स 15 कवर करेगा, और तीसरे वाले में उसके 5 टाइम्स 25 कवर करेगा। जबकि गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर क्या है कि पहले वाले तक अगर उसने 5 कवर किया तो दूसरे वाले तक वो 20 कवर करेगा, और तीसरे वाले तक वो 45 करेगा, दैट इज 1:4:9। ठीक है? तो गैलीलियोस लॉ ऑफ नाउ स्क्वायर्स और गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स हर उस जगह वैलिड होते हैं जहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी u is stopped by the application of brakes after covering a distance s। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि बॉडी है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है और आपने ब्रेक लगाया, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। ठीक है ना? और हमें एक बात पता है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है ना? और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई है। ठीक है ना? तो 0² इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो चाहो तो माइनस से लिख सकते हो क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंटू s लिखेंगे। ठीक है? तो u को अगर मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा -u²। ठीक है ना? तो बॉडी को रुकना है, -u² इक्वल टू -2a इंटू s। ठीक है ना? तो देयरफॉर यहां से आपको ये दिखेगा कि s जो है, क्योंकि यहां पे आप u² बाई 2a इज इक्वल टू s है, तो देयरफॉर s इज प्रोपोर्शनल टू u²। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, u² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो a body moving with a velocity u is stopped by application of brakes after covering a distance s। ठीक है? A body moving with a velocity u is stopped by the application of brakes after covering a distance s। ठीक है? If वहां जहां पे s की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, u² 2a, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, अगर ब्रेकिंग फोर्स कांस्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टू u² हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इफ द सेम बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी nu, तो वही बॉडी है। ठीक है? वही मान लो मोटरसाइकिल है, वही कार है, वही बॉडी है, तो उसकी ब्रेक क्या रहेगी, कांस्टेंट। ब्रेकिंग फोर्स कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी जितना एक्सेलरेशन केस 1 में था उतना ही एक्सेलरेशन केस 2 में भी होगा। एक्सेलरेशन या रादर आप रिटार्डेशन बोल सकते हो। तो अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी u is stopped by the application of brakes after covering a distance s। एक बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी और हम लोगों ने जब ब्रेक लगाया तो s डिस्टेंस चल करके वो रुक गई, जहां पे ऑब्वियसली s की वैल्यू क्या आ रही है, u² 2a। इफ द सेम बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी nu, ठीक है ना, अगर वो बॉडी nu से चल रही होती एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, सेम ब्रेकिंग फोर्स आपने उस पे अप्लाई किया, देन इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस n²s। देख लेते हैं वो भी कैसे कैसा होगा। तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे कि सेम बॉडी जो है फाइनल, फिर से हम लिखेंगे v² इज इक्वल टू u²। अब u की जगह पे nu लिखेंगे तो nu का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, मतलब वही उसका जो रिटार्डेशन है वो तो सेम ही रखना है, रिटार्डेशन विल बी सेम, इनटू, अब नाउ दिस इज से s न्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नया उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो वापस 0 होनी, क्योंकि बॉडी को रुकना है, और ये n² u² अब हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा -n² u² इज इक्वल टू -2 इंटू a इंटू s न्यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया n² u² बाई 2a इज इक्वल टू s न्यू। तो हमारा पहले s जो था वो u² बाई 2a था, और अब जो s न्यू है वो n² u² बाई 2a है, यानी n² इंटू u² बाई 2a। ये क्लियर है आप लोगों को? पहले तो u² बाई 2a था और अब है वो n² इंटू u² बाई 2a। ठीक है ना? s न्यू जो आ रहा हमारा s न्यू, तो ये आ रहा है n² इंटू u² बाई 2a,
और क्योंकि u स्क्वायर बाई 2 है हमारा s था, यानी कि s न्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू s। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि आपने वेलोसिटी को n टाइम्स कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और ब्रेक लगाया गया तो उसको रुकने के लिए मान लीजिए कि 20 मीटर्स लगा, तो अगर वही बॉडी 20 मीटर से चल रही होती तो अब उसको रुकने के लिए कितना डिस्टेंस लगता, तो 80 मीटर लग जाता। ठीक है, क्योंकि आपने वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि a body moving with a velocity u is stopped by application of brakes after covering a distance s if the same body moves with velocity nu and same braking force is applied on it, then it will come to rest after traveling a distance n square s। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ओके, अब बच्चों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि a particle moving with uniform acceleration from a to b along straight line, मतलब कि मान लीजिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच में इनका ये मिड पॉइंट सी है। मान लीजिए मिड पॉइंट सी है, अगर ये मतलब ए से सी तक अगर x डिस्टेंस है तो सी से बी तक भी डिस्टेंस हमारी x ही रहेगी। अब मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी a पर v1 है और पार्टिकल की वेलोसिटी v पे v2 है और थ्रू आउट ये जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या ये पॉइंट, a particle moving with uniform acceleration from a to b along a straight line has velocity v1 and v2 at a and b respectively। a और b पे इसकी जो velocities हैं वो v1 और v2 है। if c is the midpoint of a and b, अगर a और b का midpoint है c, then the velocity of the particle at c is equal to under root of v1 square plus v2 square by 2। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। अब मैं इसको प्रूव नहीं करने वाला क्योंकि कल का जो लेक्चर था उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ही यही था। ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों ने इस चीज को देखा था, बट इसको उस वक्त भी मैंने बोला था ऐसा फॉर्मूला याद रखना और फिर से मैं इसको एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम a to b along a straight line has velocity v1 at point a and v2 at point b, then the velocity at point c will be under root of v1 square plus v2 square by 2 if c is the midpoint of ab। This is as simple as this। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। कल कुछ और इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग एंड देन विल मूव इनटू मोशन अंडर ग्रेविटी।